नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत के खेतों की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर। पहाड़ों की बर्फीली चोटियों से लेकर समंदर के गर्म किनारों तक हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी जमीन है, वो कौन सी फसलें हैं जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का पेट भरती हैं। तो शुरू किया जाए। तो देखिए, भारत की जो खेती बाड़ी की दौलत है ना, उसे हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले तो आते हैं खाद्यान्न, मतलब चावल, गेहूं, जो हमारी थाली की जान है। फिर आती हैं नगदी फसलें, जैसे कि कपास, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, और गन्ना, जो हमारी जिंदगी में मिठास घोलता है। साथ ही तिलहन और दलहन भी हैं, जिनसे हमें तेल और प्रोटीन मिलता है। और आखिर में बागवानी और मसाले, जिनके बिना तो खाने में स्वाद ही नहीं आता। सच कहूं तो यही जो वैरायटी है ना, यही भारतीय खेती का असली खजाना है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं उत्तर से। ये एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ तो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले हुए उपजाऊ मैदान। है ना कमाल का कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं कि ये अनोखा भूगोल यहाँ की फसलों पर कैसे असर डालता है। कभी सोचा है कि हिमालय की इतनी ऊंचाई पर भी खेती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यहाँ की ऊंचाई और ठंडा मौसम कुछ बहुत ही खास फसलों के लिए परफेक्ट है। जैसे जम्मू और कश्मीर की घाटियों में खिलता है दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर, और हिमाचल उत्तराखंड की ढलानों पर तो रसीले सेबों के बागान हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सब होता है। लोगों का जो मुख्य भोजन है, चावल और गेहूं, वो भी इन्हीं घाटियों में उगाया जाता है। अच्छा, अब जैसे ही हम पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, हम पहुंच जाते हैं भारत के विशाल उत्तरी मैदानों में। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन्हें भारत का अन्न भंडार कहते हैं, और ये बिल्कुल सही भी है। सोचिए, नदियों से सींची हुई उपजाऊ मिट्टी, और जहां तक नजर जाए गेहूं के लहलहाते खेत। और हाँ, उत्तर प्रदेश को तो गन्ने का बादशाह समझिए। आखिर हमारी मीठे की सारी जरूरतें वहीं से तो पूरी होती हैं। चलिए अब चलते हैं भारत के दिल में, यानी मध्य प्रदेश। यह इलाका कह सकते हैं कि देश के लिए एक तरह का प्रोटीन का पावर हाउस है। सोयाबीन हो या फिर तरह तरह की दालें, उनका सबसे बड़ा उत्पादक यही है। और ये दालें तो हमारे रोज के खाने का कितना जरूरी हिस्सा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें ले जाता है पश्चिम और पूर्व भारत के दो बिल्कुल अलग अलग छोरों पर। यहाँ का लैंडस्केप एकदम बदल जाता है। एक तरफ सूखा रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ नदियों से भरे हरे भरे डेल्टा। यही कॉन्ट्रास्ट यहाँ की खेती को और भी दिलचस्प बनाता है। अब पश्चिमी भारत में देखें तो जमीन हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। जैसे राजस्थान का मौसम सूखा है, तो वहाँ बाजरा जैसी फसलें खूब होती हैं, जिन्हें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा और नीचे आएं तो गुजरात के खेत कपास से सफेद दिखते हैं, और यही कपास हमारी मजबूत टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रीढ़ है। अब नज़ारा एकदम पलट जाता है। हम चलते हैं पूर्व की ओर, एक ऐसी जमीन जिसे नदियों का भरपूर आशीर्वाद मिला है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन राज्यों में नदियों का जाल बिछा हुआ है, और इतना सारा पानी इन्हें चावल की खेती के लिए एकदम आइडियल बना देता है। खासकर पश्चिम बंगाल के डेल्टा तो जूट के लिए मशहूर हैं, जिसे उसके रंग और कीमत की वजह से गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये फर्क सच में देखने लायक है। पश्चिम में जहां सूखा और सूरज बाजरा और कपास को बढ़ावा देते हैं, वहीं पूर्व में नमी और पानी चावल और जूट के लिए जन्नत है। यही जो कमाल की क्लाइमेट वैरायटी है ना, वो पूरे देश में एक परफेक्ट एग्रीकल्चरल बैलेंस बनाती है। और हाँ, हम पूर्वोत्तर भारत को कैसे भूल सकते हैं। इस इलाके की अपनी एक अलग ही कृषि पहचान है। असम की पहाड़ियाँ चाय के बागानों से ढकी हुई हैं, जिनकी खुशबू पूरी दुनिया में मशहूर है। और इससे भी आगे सिक्किम तो एक ग्लोबल मिसाल बन गया है, दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य। ये सस्टेनेबल खेती का एक बेहतरीन उदाहरण है। लीजिए, अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, दक्षिण भारत। दक्कन के पठार से लेकर इसके ट्रॉपिकल द्वीपों तक, ये इलाका मसालों, बागानों और कई तरह के अनोखे उपहारों से भरा एक खजाना है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का दक्कन पठार कमर्शियल फसलों का एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ की मशहूर काली मिट्टी, जो खनिजों से भरी होती है, वो कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। साथ ही उत्तर प्रदेश की ही तरह ये इलाका भी गन्ने के उत्पादन में देश में सबसे आगे है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के दिल में। कर्नाटक हमें हमारी सुबह की ताजगी देता है, यानी कि कॉफी।
केरल, जिसे मसालों का बगीचा भी कहते हैं, वहां से काली मिर्च और न जाने कितने ही मसाले आते हैं जो हमारे खाने में जान डाल देते हैं। और समंदर के किनारों पर नारियल और रबड़ की खेती भी खूब होती है। हमारी ये यात्रा खत्म होती है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के खूबसूरत द्वीपों पर। यहाँ का ट्रॉपिकल मौसम हमें नारियल, रबड़ और लौंग, दालचीनी जैसे खास मसाले देता है। ये वो आखिरी रत्न है जो भारत की कृषि की इस शानदार तस्वीर को पूरा करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी भौगोलिक यात्रा। अब जरा ये देखते हैं कि ये सारी फसलें मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद को कैसे मजबूत करती हैं। आखिर कौन से इलाके हैं जो देश की मुख्य आर्थिक फसलों में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं? तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। एक तरफ हम देख सकते हैं कि कपास और जूट जैसी बड़ी कमर्शियल फसलें कहाँ उगाई जाती हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के इंजन हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम उन इलाकों को भी देख सकते हैं जहां से चाय, कॉफी और केसर जैसे कीमती प्रोडक्ट्स आते हैं। ये फसलें सिर्फ किसानों की आमदनी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि देश का हर कोना अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल निभा रहा है। पश्चिम और मध्य भारत से कपास मिलता है, उत्तर और महाराष्ट्र से गन्ना, पूर्व से जूट, पूर्वोत्तर से चाय और दक्षिण से कॉफी। ये एक ऐसी चेन है जो एक दूसरे से जुड़ी है और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को ताकत देती है। पहाड़ों से लेकर समंदर तक पूरे देश का चक्कर लगाने के बाद अब समय है इन सभी धागों को एक साथ बुनने का। फसलों का ये जो अद्भुत ताना बाना हमने देखा, ये हमें असल में क्या बताता है? देखिए, इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि भारत की भौगोलिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी कृषि शक्ति है। उत्तर हमें अनाज देता है तो दक्षिण मसाले, पश्चिम से तिलहन और कपास मिलता है तो पूर्व से चाय और जूट। यही शानदार संतुलन देश को खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देता है। और जैसा कि हमारे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु कहता है, ये ठीक यही विविधता है जो भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाती है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे हर रोज भारत के खेतों में जिया जाता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्या ऐसे में भारत की ये कृषि विविधता ही भविष्य में उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी? भारत की कृषि संपदा की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक के लिए नमस्कार।